नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत बड़ा सवाल हिंदुस्तान की संसद में गूंजा है। वो सवाल है कि हिंदुस्तान क्या एक हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान दो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान कई हिंदुस्तान बन चुके हैं। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुख्य विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जो उनका अभिभाषण के पक्ष में या विपक्ष में जो भाषण होता है, नेता प्रतिपक्ष का होता है, वो भाषण जो उन्होंने दिया है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो चिंता का विषय है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गणराज्य के लिए और हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए। हिंदुस्तान क्या बन गया है? राहुल गांधी ने एक लंबे अरसे बाद जो एक ऐसा भाषण दिया है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। क्यों हो रही है इसको आपको समझना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कल कहा कि दो हिंदुस्तान बन चुके हैं। इस बजट से और यह बात साबित होती है। एक हिंदुस्तान जो कुछ खरबपतियों का है, देश के 100 खरबपतियों के लिए या कुछ पूंजीपतियों के लिए, और एक हिंदुस्तान जो मध्यम वर्ग के लिए है, गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए, दूसरे और सेक्टर्स के लिए। तो उन्होंने दो हिंदुस्तान की बात की। लेकिन यदि हम देखें तो दो नहीं 4 हिंदुस्तान बन चुके हैं ऐसे। एक वो जो एक एक दाने के लिए मोहताज है, वो 80 करोड़ लोग देश के जो सरकारी 5 किलो अनाज पर जीवित है, और एक वो हिंदुस्तान जिसके लोग बड़ी मुश्किल से रोटी जुटा पाते हैं। अपनी एक चादर को जब ऊपर खींचते हैं तो नीचे खुल जाता है, और नीचे खींचते हैं तो ऊपर खुल जाता है। एक तीसरा हिंदुस्तान है जो सुविधा भोगी है, जो डिजिटल दुनिया में बैठ करके सिर्फ डिजिटल खेलता है, वीडियो गेम खेलता है और उसी से खुश हो लेता है, किसी को ट्रोल कर लेता है, किसी को कुछ कर लेता है, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देता है और खुश होकर के घूम रहा होता है। वो एक हिंदुस्तान है। और एक हिंदुस्तान वही जो राहुल गांधी ने कहा, कुछ पूंजीपतियों का हिंदुस्तान, वो पूंजीपति जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। इस देश का 80% संपत्तियां उनके कब्जे में है और उनकी तादाद इतनी कम है। हिंदुस्तान के सिर्फ 100 पूंजीपति ऐसे हैं जिनके पास हिंदुस्तान की आधी संपत्ति है, आधा हिंदुस्तान उनके कब्जे में है। और आधी मतलब उन 100 के पास आधा हिंदुस्तान है और 100 के अलावा 130 करोड़ लोगों के पास में आधा हिंदुस्तान है। आप समझ सकते हैं कौन सा हिंदुस्तान बन गया है। राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उन पर सवाल उठाया, 70 साल की बात की, तो राहुल गांधी ने कहा जरूर मैं उस 70 साल पे भी बात करूंगा और उस 10 साल पे भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार में, यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया और उन्हें इतना समृद्ध किया गया कि वो खुशहाली की दुनिया में लौटे थे। और अब जब यह सरकार आई है, इस सरकार ने इतने ज्यादा लोगों को गरीबी में ढकेल दिया कि जिसकी तादाद 23 करोड़ है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी में ढकेल दिया गया। वो आज इतने गरीब हो गए हैं कि रोटी खाने को मोहताज है, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज है। सरकार को देखते हैं। संसद में जब इस पर चर्चा चल रही थी
तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेतागण चुनाव प्रचार में अपने सरकारों के कार्य बता रहे थे, गुणगान कर रहे थे, लेकिन वहीं संसद में उनके पास कोई जवाब नहीं था। स्थिति यह थी कि राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से मेक इन इंडिया के नाम पे लूट हुई है और बर्बाद किया गया है। वो रोजगार देने वाली नहीं बल्कि रोजगार छीनने वाली हो गई है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि किस तरीके से स्टार्टअप और दूसरी सारी चीजें थी वो किस तरह से फेल हुई हैं, क्यों फेल हुई हैं, क्यों बेरोजगारी आई है। आज इस देश का 80% आबादी ऐसी है, 85% आबादी ऐसी है कि जिसकी आमदनी घट गई है, और इतनी नहीं बहुत ज्यादा घटी है। किसी की 40%, किसी की 60%, किसी की 70%, कई तो बेरोजगार हो गए, बेरोजगारों की फौज हो गई है, और ये सब भारत सरकार के आंकड़ों में है। लेकिन भारत सरकार ने उस पर क्या किया? राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आखिर बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं की गई उन सारे मुद्दों पे बात जो सबसे ज्यादा जाहिर थे। आज ये स्थिति है कि इतने समय बाद, करीब 32 साल बाद विपक्ष का कोई नेता इतना प्रखर होकर के बोला है और तथ्यों पर बोला है। यही वजह है कि जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कह के मजाक उड़ाते थे, आज उनके पास भी जवाब नहीं बचे थे। और जब यह स्थिति थी, हमारा गणराज्य टूट रहा था, राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे घेरा है सरकार को, हर बात पे तथ्यों पे, सरकार के ही तथ्यों से जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति फेल हुई है, हमारे पड़ोसी देशों को हम किस तरह से हैंडल करते थे कि वो सब हमारे साथ बने रहते थे, और जो हमारा एक विरोधी थे उन दोनों विरोधियों को हम दूर रखते थे। आज स्थिति ये हुई है हमारी नीतियों के कारण कि हमारे दो कट्टर दुश्मन चीन और पाकिस्तान एक हो गए, और उन्होंने अड़ोस पड़ोस के बाकी सारे देशों को अपने में मिला लिया है। हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए। चाइना हमारे यहां लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कब्जे पर कब्जे करता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला आ रहा है, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, बेबस सी खड़ी है, उसका नाम लेने से डर रही है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि किस तरीके से चीन ने हमारे देश के व्यापार पर कब्जा कर लिया है। आज एमएसएमई सेक्टर खत्म होने की दिशा में। हमें याद आता है रघुराम राजन का वो बयान, वो अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जिनको दुनिया में सबसे अच्छे अर्थ विशेषज्ञों में माना जाता है। उन्होंने कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट होने जा रही है, क्योंकि इस सरकार ने जिस जगह धन को खर्च करना चाहिए, जिनको सपोर्ट देना चाहिए, उन्हें देने की बजाय वो सिर्फ पूंजीपतियों पे खर्च कर रही है। और पूंजीपतियों पे खर्च करने से यह होगा कि सिर्फ पूंजीपति बढ़ेंगे और गरीब होता जाएगा, और वही हुआ है। यदि आप देखिए तो हमारे बजट से लेके सबसे यही परिलक्षित होता है कि हम गरीब और गरीब महागरीब होते चले जा रहे हैं। हमारी सरकार उन पर चर्चा नहीं कर रही है। वो कभी जिन्ना पे बात करती है, कहीं कब्रिस्तान पे बात करती है, कहीं कभी किसी चीज पे बात करती है। वो क्यों नहीं बात करती है इन मुद्दों पे? क्यों नहीं बात करती है रोजगार पे? क्यों नहीं बात करती है बेटियों की सुरक्षा पे? ये वही सरकार है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बात करते थे डेवलपमेंट की, लोक कल्याण की, जन कल्याण की, योजनाओं की, विकास की। आज वो इन सारी बातों को पीछे छोड़ करके कब्रिस्तान की दीवारें, जिन्ना और नफरत, आंधी, अपराधी, इन पर चर्चा करने लगे। आप समझ सकते हैं कि अंततः वहां जाकर के टिक जा रहे हैं। क्यों ये स्थिति हो रही है? हमें देखना होगा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले वो राजनेता थे जिन्होंने कहा था कि कोविड का संकट देश में आने वाला है,
और उन्होंने इसको लेकर के दोबारा तिबारा चौथी बार जब ट्वीट किया, बार बार किया, सरकार को चिताया, तो सरकार के मंत्रियों से लेकर के तमाम उनकी ट्रोल आर्मी ने कहा था कि राहुल गांधी खुद ही कोरोना है, उन्हें घेरा था। लेकिन चंद दिनों बाद में वही जो चिताया था राहुल गांधी ने, वही हुआ। और ये देश ऐसे बुरे संकट में पड़ा जिसमें हमने अपने लाखों लोग मरते हुए देखे हैं, आंखों से मरते हुए देखे। दवाओं के अभाव में, बिस्तर के अभाव में, अस्पतालों के अभाव में, डॉक्टरों के अभाव में, दूसरी और ऑक्सीजन के अभाव में। इन हालात को हमने देखा है। हमने इस देश को टूटते हुए देखा है। हमने इस देश की सामाजिक ताने बाने को टूटते हुए देखा है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह एक चिंतन का विषय है। राहुल गांधी ने जो कहा वो एक गंभीर विषय है। हमें याद है कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से किस किस सेक्टर को मदद की जाए तो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था भी बची रह सकती है, लोग भी बचे रह सकते हैं, लोगों के रोजगार भी बचे रह सकते हैं। पर सरकार ने उस दिशा में काम नहीं किया। नतीजा, आज देश हमारा दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया है। हमारे देश में सबसे ज्यादा भुखमरी है। हम भुखमरी के इंडेक्स में सबसे ऊपर आ गए हैं। हम बेरोजगारी के इंडेक्स में सबसे ऊपर आ गए हैं। हम खुशहाली के इंडेक्स में सबसे नीचे चले गए हैं, गर्त में चले गए हैं। हमारी ये स्थिति है कि हमसे अच्छी स्थिति में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश हैं, अफगानिस्तान जैसे देश हैं। ऐसी स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश को आप कहां ढकेल रहे हैं, क्या बना रहे हैं और कौन बना रहा है। हमें नरेंद्र मोदी को दोष नहीं देना चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ को भी दोष नहीं देना चाहिए, हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह या चरणजीत सिंह चन्नी को भी दोष नहीं देना चाहिए, हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दोष तो उस जनता का है, दोष केजरीवाल को भी नहीं देना चाहिए, दोष तो उस जनता का है जिसने चयन करते वक्त गलती करी है, जिसने नहीं देखा कि उन 60-70 सालों में क्या हुआ है और उसने सिर्फ इस स्लोगन पर विश्वास कर लिया कि 70 साल में क्या हुआ है। ये 70 साल ही तो हैं जिनमें गेल बना, भेल बना, सेल बना, भारत पेट्रोलियम बना, इंडियन ऑयल बना, इसरो बना, तमाम इंस्टीट्यूट्स बने, यूनिवर्सिटीज बनी, आईआईटीज बने, इस देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। चंडीगढ़ जैसा स्मार्ट सिटी 1952 में बना। आप देखिए, भाखड़ा डैम बना, देश के सबसे बड़े, जितने बड़े डैम हैं, देश के 5 बड़े डैम बनना शुरू हुए। आप देखिएगा जिस तरह की स्थिति है, देश एग्रीकल्चर क्षेत्र में आगे बढ़ा, हरित क्रांति, जन क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कौन सी क्रांति नहीं हुई। डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ, दूसरे सारे सेक्टर मजबूत हुए और हम दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गए। लेकिन आज क्या स्थिति हो रही है, वही बड़ी ताकत आज निजी हाथों में जा रही है। हमारी एयरलाइंस चली गई है, तमाम एयरपोर्ट्स चले गए हैं, तमाम सारे दूसरे सेक्टर्स चले गए हैं, किसी का ई कॉमर्स पर कब्जा हो गया है, किसी का दूसरे सेक्टर्स पे कब्जा हो गया है और आज हम चंद पूंजीपतियों के गुलाम बनने को मजबूर हो गए हैं। क्या हमने फिर से एक आर्थिक गुलामी वाला देश बनाने का सपना देखा था? हमने इस समृद्ध देश का सपना देखा था जहां पर हर व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो जाए। लेकिन जो 50-60 सालों में बना, पिछले 20-25 सालों में वो बर्बाद हुआ है। सोचना होगा कि आखिर क्यों नहीं वो हो पाया। मनमोहन सिंह ने जो सुधार कार्यक्रम शुरू किए थे उसका एक फेज ही चल पाया, दूसरा फेज क्यों नहीं चला? क्यों नहीं हमारा हर व्यक्ति सुरक्षित हो पा रहा है? हमें इस पर चिंतन करना होगा, हमें देखना होगा।
राहुल गांधी की कही हर बात आज तक सही साबित हुई है। क्यों? क्योंकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, दुनिया की इन 2 टॉप यूनिवर्सिटी का वो पढ़ा हुआ है और वह चर्चा करता है नोबलिस्ट से, तमाम सारे अर्थशास्त्रियों से, समाजशास्त्रियों से, तमाम नीति विशेषज्ञों से। लेकिन जो हमारे सत्तारूढ़ लोग हैं वो चर्चा उनसे नहीं करते, वो चर्चा करते हैं जाहिल गंवारों से, और नतीजा ये देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है। बचा लीजिए इस देश को। राहुल गांधी ने सही कहा, मत खेलिए इस देश से। मुझे दर्द होता है क्योंकि मेरे दादाजी, नानाजी, दूसरे पिताजी, माताजी सब इस देश के लिए शहीद हुए। कोई सालों जेल में रहा, किसी ने गोलियों से छलनी हुआ, किसी का छत बिछत 100 मिला। हमने तो सब कुछ दिया है इस देश को, अपने घर की अपनी निजी संपत्ति तक दी है, अपना परिवार दिया है। तो जिन्होंने देश को आजाद कराने से लेकर बनाने तक में सब कुछ दिया है, दर्द उन्हें ही होगा। उन्हें कैसे दर्द होगा जो सुविधा भोगी है। इसलिए भारत को मत बांटिए, चाहे 2 हिस्से में हो या 4 हिस्से में, भारत एक रहना चाहिए, अखंड भारत। और उस अखंड भारत को आप बचा सकते हैं, आपके पास है। सोचिए, समझिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, सच को देखिए, और जब जब आप सच से दूर जाएंगे, बर्बादी आपके घर तक आएगी, दस्तक देगी, बार बार देगी। तो कृपया समझिए। जय हिंद, जय भारत।